Welcome friends, my name is Amit Chaudhary and I am a part of Career Planners Talent Team. So आज हम लोग SBI क्लर्क प्रीलिम्स का 2020 बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, फरवरी का क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसको हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे और ये क्वेश्चन को मैं आपके साथ पूरा एनालिसिस करूंगा। एक एक क्वेश्चन का क्यों होगा क्यों नहीं होगा सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। ग्रामर के बहुत सारे गोल्डन रूल्स और वोकैबुलरी सीखने का मौका, साथ में लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन भी देखने का मौका। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे, और आपके ऐप के असाइनमेंट सेक्शन में। उसको साथ में रखें, साथ में बनाएं। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, आप पूरा क्वेश्चन देख चुके होंगे। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, ग्रामर के क्वेश्चन है, स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है। हम लोग शुरू कर रहे हैं सबसे पहले सेक्शन से। सबसे पहला सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो क्या बोल रहा है पहले सेक्शन में कि रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सर्टेन पार्ट्स हैव बीन हाइलाइटेड टू हेल्प आंसर द क्वेश्चन। तो इस पार्ट को हम लोग शुरू करने वाले, यहां से आरसी शुरू हो रहा है। तो मैंने, अगर आपने मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ वीडियोस देखे हैं जो कि YouTube पे भी अवेलेबल हैं, आपके करियर प्लानर के ऐप में भी अवेलेबल है, तो आपको पता चलेगा कि मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के 3 स्टेजेस बताए हैं। तो उस वीडियो को आप डिटेल में देखें ताकि आपको डिटेल में पता चले, लेकिन यहां पर मैं उस स्टेजेस को आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूं। जब भी एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देखो तो उसको बनाने का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि पूरे पैसेज को पढ़ लो तब क्वेश्चन में जाओ, क्योंकि अगर वो काम करोगे तो पैसेज को पढ़ने में इतना टाइम लग जाएगा कि क्वेश्चन बनाने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। अगर तुम पहले क्वेश्चन को पढ़ के वापस पैसेज में उसका जवाब खोजोगे तो फिर तुम्हारे पास इतना टाइम लग जाएगा कि तुमको उसका जवाब नहीं मिल पाएगा, या क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन भूल जाओगे। एक एक करके भी अगर जवाब खोजोगे तब भी तुम 1 या 2 क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे, लेकिन जो इन्फ्रेंसिंग का क्वेश्चन है उसका जवाब नहीं दे पाओगे। तो मैं तुमको 3 स्टेजेस बता रहा हूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के, जिसको फॉलो करना। पहला स्टेज है जहां पर तुमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्कैन करना है। तो पहला स्टेज क्या लिखोगे अपने नोटबुक में? स्कैन, SCAN। यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के हम लोग 3 स्टेजेस देख रहे हैं। इसमें पहला स्टेज है स्कैन। स्कैन का मतलब होता है कि पैसेज में जो बड़े बड़े शब्द हैं उसको पढ़ो और पैसेज का एक अंदाजा लेने की कोशिश करो कि तुम इसमें क्या समझ पा रहे हो। यानी हमको 30 सेकंड का टाइम लगाना है और पैसेज के बड़े बड़े महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़कर एक बार अंदाजा लेने की कोशिश करनी है कि पैसेज की विषय वस्तु यानी मूल भाव क्या है। तो हम लोग शुरू करते हैं। बोलता है एवरी ईयर, शुरुआत हो रहा है। कुछ कुछ वर्ड्स को हम लोग पढ़ेंगे, बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन, ऑक्सिलरी वर्ब, ये सब छोड़ देंगे। तो एवरी ईयर 1 मिलियन पीपल, मॉस्किटो डिजीजेस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मॉस्किटोज कंसिडर्ड डेडलीस्ट creatures, planet, lethal, themselves, viruses, parasites transmit। यहां तक पढ़ के मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा कि पहले पैराग्राफ में WHO बीमारियां मॉस्किटोज के बारे में दिया गया है। इफेक्टिव वैक्सीन, डेंगू फीवर, जिका फीवर, चिकनगुनिया, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, रिसर्चर्स डेवलप जेनेटिक स्ट्रैटेजीज, मॉस्किटो पॉपुलेशन रिड्यूस। मॉस्किटो पॉपुलेशन को घटाने की बात हो रही है। स्ट्रैटेजी रिलीज जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज एक्सप्रेस लीथल जीन स्ट्रैटेजी बिलीव टू हैव लिटिल इंपैक्ट ओवरऑल डीएनए। यहां पे कुछ मॉस्किटोज के डीएनए, कुछ जीन को चेंज किया जा रहा है, कुछ म्यूटेशन किया जा रहा है। उससे रिलेटेड हमको कुछ वर्ड्स यहां पे पढ़ने को मिल रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके आगे बोलता है ट्रांसफर न्यू जीन्स, जीएम ऑर्गेनाइजेशन, डोमेस्टिकेटेड जीएम पॉपुलेशन की क्रिटिसिज्म, सोयाबीन, कॉर्न, कंसर्न्स, इंट्रोडक्शन, जीएम जीन्स, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ह्यूमन एनवायरमेंटल हेल्थ। आगे आ रहा है ऑक्सीटेक कंपनी, रिसर्च, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप इस तरीके से करके मॉस्किटोज, यहां भी जीन, ऑफस्प्रिंग, सेल्फ लिमिटिंग जीन, मतलब आपको यहां तक पता चल गया है कि पूरे पैसेज में मॉस्किटोज से होने वाली बीमारियां, उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयां बनाई जा रही हैं जिनमें कि मॉस्किटोज के जीन में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। ये आइडिया आपको मिल गया। ये काम आपको 30 सेकेंड 1 मिनट के अंदर कर लेना है ताकि आपको वो पता चल जाए कि पैसेज में क्या बातें दी गई हैं। अब आपको क्वेश्चंस पे जाना चाहिए। क्वेश्चंस पे आप इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि ये सेकेंड स्टेज है। पहला स्टेज क्या था? स्कैन, यानी पैसेज में हमने बड़े बड़े शब्दों को पढ़कर एक अंदाजा लगाने की कोशिश की कि पैसेज में क्या लिखा हुआ हो सकता है। अब हम क्वेश्चंस पे जा रहे हैं
और बिल्कुल लेटेस्ट ये क्वेश्चन पेपर है, तो पूरा मेरे ट्रांसलेशन को सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट हैं आगामी एग्जामिनेशंस के लिए। पहला क्वेश्चन में हमको अब सेकेंड स्टेज में क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको याद करना है। तो यहां पर आ रहा है व्हाई आर मॉस्किटोज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डेडलीस्ट लिविंग क्रिएचर ऑन अर्थ। तो हम लोग याद क्या कर लेते हैं, डेडलीस्ट लिविंग क्रिएचर, क्योंकि इसी पे सारा क्वेश्चन आ रहा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द मेथड्स बीइंग डेवलप्ड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज। तो यहां पर मेथड्स की बात की जा रही है, वहां पर क्यों डेडलीस्ट बोला जाता है, यहां पर मेथड्स की बात की जा रही है। वर्ड को याद रखना, क्योंकि यही हमें आंसर तक पहुंचाएंगे। क्या मेथड्स है, क्या मेथड्स किए जा रहे हैं जिससे कि हम लोग मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, डेडलीस्ट और उसके बाद मेथड्स। तीसरा क्या बोल रहा है, व्हाट कैन बी द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज ऑफस्प्रिंग। यहां पर साइड इफेक्ट्स के बारे में बोलना है, और किसका साइड इफेक्ट, जो जीएम है, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी जिनका जीन चेंज है, जिनका जीन चेंज है उनका पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके बारे में आपको यहां पे बात करनी है। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज। इसमें कुछ भी याद नहीं कर सकते हो, क्योंकि ट्रू फॉल्स तो इन्फ्रेंसिंग का क्वेश्चन है, याद करने से नहीं होगा। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, व्हाट इज द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ रिलीजिंग जीएम मॉस्किटोज कंटेनिंग द सेल्फ लिमिटिंग जीन। याद कर लो, सेल्फ लिमिटिंग जीन, ये तुम्हें आंसर तक पहुंचाएगा, सेल्फ लिमिटिंग जीन। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू डेडलीस्ट। डेडलीस्ट तो वहां पर पैसेज में तुमको जनरली बोल्ड करके ही दे देगा, तो उससे तो तुमको वहां पर जहां पर दिया हुआ वहां पढ़ के तुम इसका जवाब दे सकते हो। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है, विच ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज। ट्रू फॉल्स वाले में कुछ भी याद करने लायक नहीं है। और इसके आगे क्या बोल रहा है, 8 से 10 तुम्हारा तो दूसरा क्वेश्चन आ गया है, दूसरा सेक्शन आ गया है। तो 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में ट्रू वाला छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ याद करने लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, डेडलीस्ट, डेडलीस्ट दोहराओ मेरे साथ, डेडलीस्ट। उसके बाद क्या है, सेल्फ लिमिटिंग जीन, दोहराओ मेरे साथ, डेडलीस्ट सेल्फ लिमिटिंग जीन, खुद को रोकने वाला जीन, डेडलीस्ट। उसके बाद वर्ड क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, डेडलीस्ट सेल्फ लिमिटिंग और जेनेटिकली मॉडिफाइड का साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट है। उसके बाद है मेथड्स, मेथड, डेडलीस्ट, साइड इफेक्ट, सेल्फ लिमिटिंग जीन, और यहां पर भी डेडलीस्ट लिविंग। तो क्यों, क्या क्या वर्ड हो गया, डेडलीस्ट, डेडलीस्ट के बारे में बात आ रहा है, मेथड आ रहा है, सेल्फ लिमिटिंग जीन आ रहा है। इन सारे वर्ड्स को तुम साथ में अच्छे से याद कर लो। मेथड्स के बारे में बात आ रहा है, डेडलीस्ट के बारे में बात आ रहा है, साइड इफेक्ट्स के बारे में बात आ रहा है। मेरे हिसाब से तुमने ये वर्ड्स अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे। अब हम लोग तीसरे स्टेप में वापस पैसेज पे जाएंगे, और मैं पैसेज को सॉल्व करने का जो तीसरा स्टेज तुम्हें बता रहा हूं उसको अंडरलाइनिंग टेक्निक कहा जाता है। पहला स्टेज क्या था, हमने बड़े बड़े शब्दों को पैसेज में पढ़कर एक आइडिया ले लिया। दूसरे स्टेज में हम क्वेश्चंस पे गए और हमने याद कर लिया डेडलीस्ट, साइड इफेक्ट, सेल्फ लिमिटिंग जीन, मेथड्स। तीसरे स्टेज में हम वापस पैसेज पे जाएंगे और पैसेज को हम लोग एक नई टेक्निक से पढ़ेंगे जिसको मैं अंडरलाइनिंग टेक्निक बोलता हूं। अगर मैंने कैट में 99 परसेंटाइल इंग्लिश में लाया या जैट में लाया तो उसमें इस अंडरलाइनिंग टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज है जो मैं तुमको बताने वाला हूं, क्योंकि एक बार अगर तुम अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, पढ़ने की स्पीड को तेज कर लेते हो तो पूरा एग्जामिनेशन तुम्हारे लिए आसान होता है, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन में तुमको मेनली पढ़ना है और तुमको तेजी से जवाब देना है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अब हम लोग पूरा पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग इसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं थोड़ा तेजी से करूंगा क्योंकि मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसका जिस्ट तुमको बताते जाऊंगा। एवरी ईयर अराउंड 1 मिलियन, क्या बोल रहा है कि हर साल करीब 1 मिलियन लोग जो है वो मॉस्किटो से बॉर्न को याद कर लेना, पैदा होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। ये डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का रिपोर्ट कहता है। यही कारण है कि मॉस्किटोज को माना जाता है कि सबसे डरावने, सबसे जानलेवा लिविंग क्रिएचर्स हैं प्लैनेट पे, और ये बहुत ही लीथल हैं, बहुत ही खतरनाक हैं। बट ये नॉट बिकॉज, क्या बोल रहा है यहां पर, सिर्फ इसलिए इनको बहुत खतरनाक नहीं माना जाता है क्योंकि ये जानलेवा खुद में है। मॉस्किटोज खुद में जानलेवा नहीं होते हैं, लेकिन जो उनमें वायरसेस या पैरासाइट्स होते हैं जिनके कारण वो, जो मॉस्किटोज जो कैरियर्स का काम करते हैं, यानी कि जो ये बढ़ाते हैं इन वायरसेस और पैरासाइट्स को, इनके कारण ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जीव बन जाते हैं। इन द जीव, या फिर आप इनको जो भी बोले पैरासाइट्स, मतलब जो पैरासाइट से कैरी करते हैं इनके कारण ये बहुत खतरनाक बन जाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव वैक्सीन, तो इफेक्टिव वैक्सीन अभी तक हमारे पास
डेंगू का, जिका फीवर का, चिकनगुनिया का, इन सब का हमारे पास अच्छा से वैक्सीन नहीं डेवलप हो पाया है। और इस कारण मॉस्किटो से पैदा होने वाले जो डिजीजेज हैं ये काफी हमें परेशान करते हैं। तो रिसर्चर्स ने डेवलप किया एक जेनेटिक स्ट्रैटेजी जिसमें वो लोग मॉस्किटो के पॉपुलेशन को रिड्यूस करने की सोच रहे हैं। और ऐसा ही एक स्ट्रैटेजी है जो जिसमें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को पैदा किया जा रहा है और उनको खुले में छोड़ दिया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक जीन है। एक स्ट्रैटेजी को माना जाता है कि उसका बहुत ही कम प्रभाव पड़ रहा है ओवरऑल डीएनए। मतलब क्या बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे मॉस्किटोज बनाए जा रहे हैं जिनको जीन को चेंज कर दिया जा रहा है, उनको खुले में छोड़ दिया जा रहा है। और ये स्ट्रैटेजी को माना जाता है कि इससे जो ओवरऑल डीएनए है मॉस्किटोज का उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही मॉस्किटोज का हम जीन चेंज कर रहे हैं तो सब पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो ये नया जो जीन वाला जो मॉस्किटोज होगा, जो हम मच्छर का जीन चेंज करेंगे, वो तो वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड नॉन जीएम पॉपुलेशन की क्रिटिसिज्म ऑफ जीएम क्रॉप्स लाइक सोयाबीन एंड कॉर्न। क्या बोला जा रहा है कि जब भी आप जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे वो जो जीन में चेंज आपने किया वो फैलने लगता है और वो दूसरे पौधों तक या जानवरों तक भी पहुंच जाता है। जैसे सोयाबीन और कॉर्न के केस में ऐसा हुआ कि जो जीन को चेंज किया गया मकई और ये सब सोयाबीन में, वो धीरे धीरे दूसरे प्लांट्स में भी पहुंचने लगा, जिसके कारण चिंता होती है लोगों को कि जब भी कोई जीएम जीन्स बनाया जाता है, कोई जेनेटिक चेंज किया जाता है, तो उस पर बहुत सारा लीगल बहस होता है कि क्या ये जो जीन में चेंज किया जा रहा है इससे सही है, क्योंकि जीन को हम बदल रहे हैं, माने भगवान की एक रचना को हम बदल रहे हैं, उसके बाद वो जीव कैसा बढ़ेगा इसका कोई मतलब कैलकुलेशन नहीं। जब आपने देखा होगा बहुत सारे साइंस फिक्शन मूवीज जैसे गॉडजिला, ऐसी मूवीज में दिखाया जाता है कि जब एक छोटे जानवर का जीन बदल गया तो अचानक बहुत बड़ा थ्रेट बन गया। तो उस सेंस में मैं गॉडजिला या डायनासोर बनने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली आज भी आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस इतना घातक इसलिए हुआ है कि इसके पूरे जीन में कुछ म्यूटेशन हुआ है। अब वो म्यूटेशन कैसे हुआ, ये एक सवाल है। तो इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है ह्यूमन एनवायरमेंट हेल्थ के लिए, इसलिए लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन को किया जाना चाहिए। लेकिन ऑक्सीटेक एक कंपनी है जिसने कि स्पन आउट ऑफ रिसर्च एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन द अर्ली 2000। तो इसने 2000 में जो रिसर्च किया और डेवलप किया है एक ट्रेडमार्क किया है जीएम फ्रेंडली मॉस्किटोज। इसका नाम रखा है मतलब इसका नाम ही है जी, ट्रेडमार्क का आपको साइन नजर आ रहा है, जीएम फ्रेंडली मॉस्किटोज नाम रखा है, जिसका एक जो भी एडिशी एजिप्टी साइंटिफिक नेम है। दिस मेल जीएम मॉस्किटोज हैव व्हाट द कंपनी डिस्क्राइब्ड एज अ सेल्फ लिमिटिंग जीन। अब इस जीन को क्या कहा गया, सेल्फ लिमिटिंग। सेल्फ लिमिटिंग वर्ड मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं क्वेश्चन में देखा था, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन में नहीं चले जाना चाहिए, आपको पहले पूरा पैसेज पढ़ना चाहिए। तो यहां पर एक सेल्फ लिमिटिंग जीन है, मैंने खुद को रोकने वाला जीन है, विच मीन्स दैट मैंने सेल्फ लिमिटिंग का मतलब क्या है, मॉस्किटो खुद से खुद की ग्रोथ को रोक लेंगे। विच मीन्स दैट व्हेन दीज, जब ये जो फ्रेंडली मॉस्किटो जो इनका नाम है, जिनका जीन को चेंज कर दिया गया, जब ये मेट करते हैं मैंने रिप्रोडक्शन करते हैं, तो जो इनके ऑफ स्प्रिंग होते हैं, जो इनके बच्चे होते हैं, वो इनहेरिट करते हैं, माने इनसे ले लेते हैं गुण। क्या गुण ले लेते हैं, एक सेल्फ लिमिटिंग जीन का, एक ऐसे जीन का जो खुद से खुद को मार दे, विच इज सपोज टू प्रिवेंट देम सर्वाइविंग टू अडल्टहुड। और ये लोग जवानी नहीं हो पाते, माने इनके अंदर ऐसा जीन है कि जब इनके बच्चे पैदा होंगे तो उनमें ये जीन चला जाएगा और बच्चे क्या होंगे कि एडल्ट होने से पहले ही मर जाएंगे, माने वो आगे का प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे मॉस्किटो का पॉपुलेशन घटता जाएगा। इस तरह से मॉस्किटो को कंट्रोल किया जा रहा है जीएम मॉडिफाइड जीन द्वारा। थ्योरी में जब ये मॉस्किटोज को रिलीज किया जाता है बहुत ज्यादा नंबर में, तो होना क्या चाहिए कि मॉस्किटो का रिडक्शन होना चाहिए। और रिसर्च ऐसा किया गया जो ऑक्सीटेक रिसर्चर्स ने 2015 में किया, उसमें फील्ड ट्रायल्स किए गए जिसमें कि रिकरिंग बार बार रिलीज किया गया फ्रेंडली मॉस्किटोज को, इसका नाम ही रख दिया गया फ्रेंडली मॉस्किटोज, ट्रेडमार्क है। तो ये डेमोन्स्ट्रेट किया, दिखाया कि जो 95% जो है टाइगर पॉपुलेशन जो ब्राजील में, यानी कि जो मॉस्किटो का पॉपुलेशन था ब्राजील में, 95% उसमें रिडक्शन हो गया, यानी कि ये कारगर साबित हुआ। In these field trials, experiments were not performed to assess whether GM mosquitoes might persist in the wild. और इन experiments को जो perform किया गया, इसमें were not performed, experiments were not, इसमें ये जो फील्ड ट्रायल्स किए गए, इसमें वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं परफॉर्म किए गए जिनसे ये पता लगाया जाता कि क्या जीएम मॉस्किटोज वाइल्ड में भी परसिस्ट करते हैं, मतलब एकदम खुले में छोड़ दिया जाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको अभी स्टडी नहीं किया गया।
रिसेंट स्टडी जो हुआ पॉवेल लैब में, येल यूनिवर्सिटी में, उसने कंफर्म किया है कि कुछ जो ऑफस्प्रिंग है, बच्चे हैं जीएम मॉस्किटोज के, वो सकम नहीं करते हैं। सकम को नोट कर ले, सकम माने घुटने टेकना, टू द सेल्फ लिमिटिंग लीथल जीन, मतलब इनके अंदर सेल्फ लिमिटिंग जीन डाल भी दो तब भी ये घुटने नहीं टेलते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं अडल्टहुड तक। दे वर एबल टू ब्रीड विथ नेटिव मॉस्किटोज। ये लोग क्या करते हैं कि लोकल मॉस्किटोज के साथ ब्रीड करते हैं, मतलब उनके साथ प्रोडक्शन करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ जीन्स को वाइल्ड पॉपुलेशन में। कहा जा रहा है कि जो सेल्फ लिमिटिंग जीन है, इसके कारण मॉस्किटोज खुद से मर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मच्छर भी हैं जो ये सेल्फ लिमिटिंग जीन पे कब्जा कर ले रहे हैं, मतलब उनको दबा दे रहे हैं, जिसके कारण ये उसके बावजूद भी नहीं मर रहे हैं। तो अब ऐसे मच्छर क्या बहुत ताकतवर हो जाएंगे? क्या इन मच्छरों को मारना मुश्किल हो जाएगा? क्या इनके अंदर रेजिस्टेंस पावर आ जाएगा? ये सारे क्वेश्चन उठते हैं। मीनवाइल जो मॉस्किटोज जो कैरी करते हैं, जो इनके अंदर वायरसेस रहते हैं, कैरिंग दीज न्यू जीन्स रिमेन लार्जली अननोन। तो अभी मॉस्किटोज पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस जीन का, ये अभी पूरी तरह से पता नहीं लगाया जा सका है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि हो सकता है कि मॉस्किटोज का एक ऐसा नया ब्रीड यानी प्रजाति डेवलप कर जाए, इमर्ज कर जाए, जो कि डिफिकल्ट टू कंट्रोल करना। हो सकता है कि ये नॉर्मल कछुआ छाप और गुड नाइट और इन चीजों से मरे ही नहीं, स्प्रे से, डिसइंफेक्टेंट जो भी हम करते हैं। ये जो न्यू जीन्स हैं कुड आल्सो पोटेंशियली ऑल्टर, ये ऑल्टर कर सकते हैं, माने बदल सकते हैं जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है वायरसेस पे कैरीड बाय मॉस्किटोज, लाइक डेंगू फीवर इन अनप्रेडिक्टेबल वेज। अब मॉस्किटोज के अंदर डेंगू फीवर का वायरस है, मॉस्किटो के अंदर तुम जीन डाल दिए, अब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस मॉस्किटो पे तुमको पता नहीं है, और उस प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके अंदर, उसके पेट में मौजूद डेंगू के वायरस पे, ये तुमको प्रभाव नहीं पता। हो सकता है डेंगू का वायरस भी खतरनाक होते होते कोरोना जैसा ही कोई चीज बन जाए। तो इसमें बहुत सारा पोटेंशियली मैंने संभावना है कि जो उनका विरुलेंस है, माने उनका जो भी प्रोडक्टिविटी है, और ये भी हो सकता है कि जो उनका होस्ट इंसेक्ट इंटरेक्शन है वो बदल जाए। मतलब एक तो मॉस्किटो ज्यादा ताकतवर हो सकता है और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उनके अंदर जो वायरस है वो भी ज्यादा प्रबल हो जाए। दीज आर हाइपोथेटिकल रिस्क दैट हैव बीन रेज्ड बाय साइंटिस्ट एंड रिफ्लेक्ट द नीड फॉर फर्दर स्टडी। तो ये सारे हाइपोथेटिकल मतलब एज्यूम्ड रिस्क हैं जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं और इनको बहुत गहरे से समझने की जरूरत है। तो क्वेश्चन 1 क्या बोलता है? व्हाई आर मॉस्किटोज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डेडलिएस्ट लिविंग क्रिएचर ऑन अर्थ? इनको सबसे ज्यादा डेडलिएस्ट क्यों माना जाता है? क्या मच्छर खुद में खतरनाक होते हैं? नहीं, उनके तो काटने से तो खुजली होती है। खतरनाक क्या होता है? जब उनके अंदर कोई वायरस हो। तो आंसर क्या होगा कि कैपेबिलिटी टू ट्रांसमिट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, यानी कि उनके अंदर एक क्षमता होती है जिससे कि वो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को हमारे अंदर ट्रांसमिट कर दे। अब जो मैंने अभी तक पूरा आर्टिकल पढ़ा, इस आर्टिकल को मैंने तुम्हारे सामने तो ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन तुम जब घर में इस आर्टिकल को पढ़ोगे, जब तुम प्रैक्टिस करोगे, तो ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में हमेशा यह कोशिश करना कि अपने पेन को या उंगली को लाइन के नीचे रखो और ऐसे खींचते हुए, माने ड्रैग करते हुए अपने पेन को या अपनी उंगली को लाइन के नीचे चलाते हुए पढ़ो। क्यों ऐसे पढ़ोगे? इस तरीके से पढ़ो। क्यों ऐसे पढ़ोगे? पेज पे भी ऐसे नीचे लाइन को चलाते जाओ। ऐसे अंडरलाइन करना जरूरी नहीं है, पेन को उठा के रखो, लेकिन लाइन के नीचे चलाते हुए पढ़ो। और कोशिश करो कि जब तुम्हारी उंगली या पेन लाइन के नीचे चल रहा है तो कहीं पे रुको मत, किसी भी वर्ड पे रुको मत, चाहे वर्ड डिफिकल्ट भी नजर आए तब भी रुको मत, ना ही पीछे जाओ। कभी भी ये मत सोचो कि तुम 2 बार पढ़ोगे तो तुमको ज्यादा समझ आएगा। हम लोगों के अंदर इंग्लिश में फैलिसी होता है कि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो हम इसको 2 बार 3 बार पढ़ते हैं एग्जामिनेशन, इसके कारण बहुत टाइम वेस्ट होता है। हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वैसे सेक्शंस को पढ़ने में बहुत टाइम लगा देते हैं जो कि क्वेश्चन हमें जिस पे बेस्ड है ही नहीं, जिन पे नंबर्स आने ही नहीं वाले हैं। तो क्यों इतना टाइम लगाए? इसलिए हमेशा अंडरलाइनिंग टेक्निक्स को पढ़ना ऑफलाइन एग्जाम में तेजी से, यानी कि अपने पेन को चलाते जाओ और अपनी आंखों को पेन पे रखो और जो जो वर्ड नजर आ रहे हैं उसको पढ़ते जाओ, कहीं पे रुकना नहीं है, पीछे नहीं जाना है। ऑफलाइन एग्जामिनेशन में पेन तो चला पाओगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पेन वाला टेक्निक नहीं चलेगा। तो उसके लिए मैं तुमको एक स्किमिंग टेक्निक बताऊंगा जो वो भी सामने आएगा, लेकिन अभी पहले प्रैक्टिस करो कि ऐसे अपना अंडरलाइनिंग टेक्निक से पढ़ते जाओ। अब क्वेश्चन पहला का तुमको मिल गया कि मॉस्किटोज को डेडलिएस्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग है, बाकी तो कुछ होगा नहीं, रिएक्शन वैक्शन और इसको आसानी से नहीं मारा जा सकता है, ये सब तो नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज वन ऑफ द मेथड्स बीइंग डेवलप्ड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज? तो क्या है? तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या पेस्टिसाइड्स के बारे में बोला गया है? नहीं। इसमें किसके बारे में बोला गया है? जेनेटिकली मॉडिफाइड उसके बारे में। तो कहां पर नजर आ रहा है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ लीथल जीन इनटू वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्ड्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बाकी कोई आंसर नहीं होगा।
स्टेगनेंट वाटर, ये सब के बारे में नहीं बोला जा रहा है। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, व्हाट कैन बी द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो ऑफ स्प्रिंग। तो साइड इफेक्ट क्या होगा इस जीएम मॉस्किटोज का, तो क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ अ ब्रीड ऑफ मॉस्किटोज विच आर मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बिल्कुल ये तो होगा ही, ऐसा मॉस्किटो हो जाएगा जिसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। इंक्रीज इन द सिविरिटी ऑफ डिजीजेस बीइंग करेंटली ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज, जो डिजीज ट्रांसमिट हो रहा है वो भी ज्यादा प्रबल हो सकता है, ये भी है। चेंज इन होस्ट इंसेक्ट इंटरेक्शन, बिल्कुल ये भी दिया गया है, यानी एबीसी हमको तीनों नजर आ रहा है। लॉस ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज, क्या नेचुरल पॉपुलेशन मॉस्किटोज का खत्म हो जाएगा, ये साइड इफेक्ट नहीं है। देखो वर्ड पे गौर करो, बहुत बोलेंगे कि सर ये तो हो गया, ब्राजील में तो आपने बोला कि 95% कम हो गया था, और टिक लगा देंगे डी को, या मे बी गलती हो जाएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन ए बी सी डी ऑल दे देता तो तुम उसको टिक लगा देते, लेकिन डी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ साइड इफेक्ट्स पूछ रहा है। साइड इफेक्ट्स मतलब होता है नुकसान, और ये नुकसान नहीं है। अगर नेचुरल पॉपुलेशन मॉस्किटोज का कम हो रहा है तो ये फायदा है, एडवांटेज है, तो साइड इफेक्ट में नहीं आएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई, ए बी एंड सी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज गिवन, क्या सही है। तुम फील्ड ट्रायल्स ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो शो रिडक्शन इन 96% टारगेट पॉपुलेशन, तुमको याद होगा पैसेज में 96% नहीं दिया हुआ है, 95% दिया हुआ है, तो ये तो आंसर गलत हो गया। बी क्या बोल रहा है, ऑक्सीटेक हमको ट्रू चुनना है, ये गलत हो गया। बी क्या बोलता है, ऑक्सीटेक ट्रेडमार्क द जीएम फ्रेंडली मॉस्किटोज 2015, तो ये ऑक्सीटेक ने जीएम फ्रेंडली मॉस्किटोज को किया है, ट्रेडमार्क किया है, तो 2015 में ट्रेडमार्क नहीं किया। अगर पैसेज में जाके देखोगे तो 2015 में उन्होंने फील्ड ट्रायल किया, उसका रिपोर्ट आया, ट्रेडमार्क कब हुआ इसके बारे में नहीं दिया हुआ, तो ये भी गलत हो गया। तो कुछ लोग खाली 2015 देख के जल्दी जल्दी में टिक लगा देते हैं, तो गलती करते हैं। सी क्या बोलता है, द फीमेल जीएम मॉस्किटोज हैज अ सेल्फ लिमिटिंग जीन, फीमेल का एक सेल्फ लिमिटिंग जीन है। सेल्फ लिमिटिंग जीन देखकर कुछ लोग टिक लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे गौर करना है कि फीमेल के बारे में दिया है, पैसेज में मेल और फीमेल को अलग अलग नहीं किया गया है, इसलिए एबीसी तीनों नहीं हुआ, तो बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, व्हाट इज डिजायर इफेक्ट ऑफ रिलीजिंग जीएम मॉस्किटोज कंटेनिंग द सेल्फ लिमिटिंग जीन, क्या डिजायर इफेक्ट है, क्या फायदा होगा। अ सब्सटैंशियल रिडक्शन इन द पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज, तो एक तो ये तो होगा ही, सब्सटैंशियल रिडक्शन तो होगा ही। बी क्या बोलता है, बर्थ ऑफ मॉस्किटोज विदाउट अ बाइटिंग मैकेनिज्म, क्या ये होगा, क्या मच्छर काटना भूल जाएंगे, ऐसा बात कहीं नहीं दिया है। सी क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डिजीजेस कॉज ड्यू टू मॉस्किटोज, क्या नंबर ऑफ डिजीजेस कम हो जाएंगे, नहीं, नंबर ऑफ डिजीज कम नहीं होंगे, मॉस्किटोज कम हो जाएंगे। और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेल मॉस्किटोज, क्या ऐसा कुछ दिया है कि सिर्फ मेल मॉस्किटोज बढ़ेगा फीमेल नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, Which of the following word is similar to deadliest as mentioned in the passage, तो यहां पर deadliest के बारे में दिया है, पैसेज में जाके देख लो, अच्छा रहेगा। ऐसे हमको सिमिलर बोलना है तो इसलिए फैटल होगा, फैटल मतलब ये बहुत खतरनाक होता है, डिमीनिंग मतलब तो किसी को बेइज्जती करना होता है, फुलफिल मतलब कुछ पूरा करना होता है। यहाँ पर देखोगे डबल एल का भी यूज होता है, सिंगल एल का भी यूज होता है, एक बार अलायंस क्लब में क्वेश्चन आया था, सिंगल एल भी सही है। हार्मलेस का मतलब होता है जिसका कोई नुकसान ना हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द पैसेज गिवन, कौन सा सही है। जीएम मॉस्किटोज आर एबल टू इंट्रोड्यूस सम ऑफ देयर जीन्स इनटू वाइल्ड पॉपुलेशन, अपने कुछ जो अपना जीन होता है वाइल्ड पॉपुलेशन में भी दे देते हैं। बी क्या बोलता है, मॉस्किटोज हैविंग जीएम जीन्स हैव बीन थोरोली रिसर्च अपॉन, क्या थोरोली रिसर्च किया गया है, अभी तक थोरोली रिसर्च नहीं किया गया है, मतलब बोला गया है कि बहुत सारा चीज बाकी है। और सी क्या बोलता है, ऑक्सीटेक रिलीज इज फ्रेंडली मॉस्किटो इन ब्राजील, ऑक्सीटेक ने ब्राजील में रिलीज किया है, बिल्कुल सही है, यानी सी सही है। और जीएम मॉस्किटोज कुछ अपने जीन्स को वाइल्ड पॉपुलेशन में दे देंगे, ये भी दिया हुआ है कि वाइल्ड पॉपुलेशन में भी फैला है, तो यानी ए और सी दोनों सही हो गया, यानी डी हमारा आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 से 10 बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, राइट, तो इसको पूरा देखना। और मेरा उम्मीद है कि तुम कमेंट में साथ साथ लिखते जा रहे होगे मुझे, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स को मैं पर्सनली देखता हूं और जो डाउट्स होते हैं उसको मैं आंसर करने की कोशिश करता हूं, या कुछ अगर कुछ डालते हो कंटेंट से रिलेटेड तो वो भी मैं अप्रिशिएट करता हूं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है एक वर्ड दिया गया है और उसको अलग अलग सेंटेंसेस में यूज किया गया है, ठीक है।
तो उस वर्ड को जहां पर कॉन्टेक्चुअली करेक्ट यूज किया गया हम लोग को करेक्ट खोजना है, यानी आंसर कौन सा होगा जिसमें कि वर्ड सही है। कभी कभी इंस्ट्रक्शन में क्या दे देता है, जहां आंसर गलत है, तो तुमको इंस्ट्रक्शन को देखना पड़ेगा और हो सकता है एक से ज्यादा लाइन में या सारे लाइन में भी सही हो, तो तुमको उस हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। हॉस्टाइल पहला वर्ड आ रहा है। हॉस्टाइल मतलब तुमको पता है हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी नाउन फॉर्म है, राइट। हॉस्टाइल एक्शन, हॉस्टाइल एडजेक्टिव है, तो हॉस्टिलिटी मतलब क्या होता है, जब जैसे एक पढ़े होगे ना, हॉस्टेज बना लिया, प्लेन में कैदी बना लिया, तो अलग चीज होता है। हॉस्टेज बना लेना ना कैदी बना लेना, और जो कैदी बनाते हैं वो हॉस्टिलिटी का बिहेवियर करते हैं, मतलब बहुत ही दुश्मनी का रवैया। तो हॉस्टाइल मतलब एक तरह का जब आपके अंदर किसी को लेकर घृणा और दुश्मनी की जो फीलिंग आ जाती है तो उसको हॉस्टाइल रवैया कहा जाता है। मतलब इसको बहुत ही एक तरह का ऐसा बिहेवियर है जो कि बहुत सिविलाइज नहीं है, बहुत ही शिवेलरी वाला नहीं है, एक ऐसा जिसमें कि दुश्मनी हो, एनिमोसिटी हो, हेट्रेड शामिल हो, रिपल्शन शामिल हो, इसको ही हॉस्टाइल कहा जाता है, एडजेक्टिव है। अब हम देखते हैं ही मेड, तो नेगेटिव वर्ड है, गुस्सा दुश्मनी को दिखा रहा है। ही मेड हॉस्टाइल एफिशिएंसी अ की पार्ट ऑफ हिज बजट प्लान। क्या ऐसा हो सकता है कि एडजेक्टिव नेगेटिव हो जाए और नाउन पॉजिटिव हो जाए? ऐसा कैसे होगा? एफिशिएंसी पॉजिटिव होता है, दुश्मनी भरा क्षमता कुछ हो सकता है? कभी नहीं होता है, दुश्मनी भरा क्षमता नहीं होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, इसको आंसर में नहीं चुनना है। सेकंड क्या बोलता है, देयर हैज बीन अ हॉस्टाइल रिएक्शन टू द गवर्नमेंट प्रपोज्ड टैक्स इंक्रीज। ये तो बिल्कुल सही है, रिएक्शन दुश्मनी भरा, गुस्से से भरा, घृणा से भरा हो सकता है, विरोध से भरा हो सकता है। अगर गवर्नमेंट किसी तरह का टैक्स बढ़ाती है, जैसे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इस पर भी हॉस्टाइल रिएक्शन दे रहे हैं, तो दुश्मनी भरा, गुस्से से भरा रिएक्शन आता है, तो यहां पर सही है। थर्ड क्या बोलता है, द सिक्योरिटी फोर्सेज एक्सरसाइज ग्रेट रिस्ट्रेंट बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हॉस्टाइल अटैक्स एंड थ्रेट्स। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ग्रेट रिस्ट्रेन एक्सरसाइज किया, उन्होंने अपने को कंट्रोल किया और उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया जब हॉस्टाइल अटैक्स एंड थ्रेट्स मिला, जब उनको दुश्मनों ने बहुत ज्यादा दुश्मनी भरा उन पर अटैक किया, तब भी उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। हम देखते हैं ऐसा अक्सर न्यूज मिलता है कि बहुत बार कुछ ऐसे पत्थर फेंके जाते हैं, ऐसी चीजें होती है, लेकिन हमारी जो आर्म फोर्सेस वो अपने को कंट्रोल करती हैं, ऑर्डर के बिना रिएक्ट नहीं करती, एक डिसिप्लिन है जो उनके नेचर में होता है। तो हॉस्टाइल रिएक्शन अटैक बिल्कुल होता है, इसलिए सही है, यानी कि 2 और 3 दोनों सही है। हमारा आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, वेग। एक वर्ड होता है वोग, अगर वी ए को वी ओ कर दे तो वोग तो फैशन है। अभी देखोगे शाहरुख खान की बेटी का फोटो आया है, नेपोटिज्म की बात हम लोग करते हैं, लेकिन तो उसकी बेटी का फोटो वोग के फ्रंट पेज में आया, उसकी कोई मूवी नहीं आई है, लेकिन खैर ठीक है, किंग खान एंड ऑल्सो। So vague is something which is not very clear. Vogue is style, vogue is fashion. ओ कर दोगे तो वो तो हो गया। Vague मतलब होता है अस्पष्ट, something which is not lucid, not clear, not vivid, right? जिसको आपको कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम हो। तो द जजेस डिटरमाइंड दैट द लॉ वाज टू वेग टू बी फेयरली इन्फोर्स्ड। जो लॉ था वो बहुत ज्यादा अस्पष्ट था और उसको फेयरली इन्फोर्स यानी सही तरीके से लागू नहीं किया जा सकता था। यहाँ पे TOO2 को देखिए, TOO2 मतलब होता है बहुत ज्यादा, ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, और ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतना अस्पष्ट है कि उसको फेयरली इन्फोर्स यानी सही तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। इसका ट्रांसलेशन में नहीं अपने आप आ जाएगा, क्योंकि TOO2 का जब हिंदी में ट्रांसलेशन होता है तो इस पार्ट में एक नहीं आता है इस सेंस में। एक तो 2 का मतलब वी भी होता है भी, लेकिन यहां पे 2 का मतलब हुआ बहुत ज्यादा। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉ कभी कभी वेग हो जाते हैं, उनको इन्फोर्स करना मुश्किल हो जाता है। सेकंड क्या बोल रहा है, द मर्जर ऑफ दीज 2 कंपनीज वुड वेग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अकाउंटिंग फर्म। जब 2 कंपनीज का मर्जर होगा तो क्या ये वेग कर देंगे अकाउंटिंग फर्म को? वेग माने अस्पष्ट, अकाउंटिंग फर्म को अस्पष्ट कर देंगे। इसका क्रिएट भले ही हो सकता है कि जब 2 कंपनीज मिलेंगे तो इससे सबसे बड़ा अकाउंटिंग फर्म क्रिएट होगा, तो ये तो गलत है। थर्ड क्या बोलता है, द प्रेसिडेंट हैड अ वेग रिसेप्शन इन ओहियो दिस मॉर्निंग। रिसेप्शन माने स्वागत, क्या किसी का अस्पष्ट स्वागत हो सकता है? नहीं, बिग रिसेप्शन हो सकता है, वार्म रिसेप्शन हो सकता है, लेकिन हम ये तो नहीं बोलते हैं कि वेग रिसेप्शन हुआ, तो ये तो बिल्कुल गलत है। यानी कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो सही है वो सिर्फ 1 है, तो आंसर हमारा ए होगा। होपफुली आप इसको कमेंट में भी आप लिखते जाएंगे, आप जैसे जैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेक्शन हो और मैं आपके कमेंट्स को देखूं तो मुझे लगे कि आप भी बहुत सारे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन 10 क्या बोलता है, स्केलेट। स्केलेटर तो जानते ही हो, तो स्केलेट मतलब किसी मुद्दे को ऊपर ले जाना। 1 क्या बोलता है, द पेडेस्ट्रियन वाज जे वॉकिंग। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है राहगीर, और जे वॉकिंग मतलब होता है बिना नियमों की परवाह किए लापरवाही से चलना।
When he escalate the busy street, जब वो बिजी स्ट्रीट को उठाया, escalate माने उठाना, तो बिजी स्ट्रीट को उठाया इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी ग्रामर के हिसाब से गलत है, यहां पर ही आ रहा है तो ही के साथ या तो यहां पर तुम पास्ट टेंस यूज करो, V2 यूज करो, तो फिर तो escalated कर दो, और या फिर यहां पे तुम V5 यूज करो, क्योंकि तुमको पता है कि ही के साथ, इट के साथ, शी के साथ V5 आता है प्रेजेंट टेंस में। ऐसे प्रेजेंट टेंस में V5 आएगा तो यहां S लगना चाहिए, इसके लेट्स होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट टेंस ग्रामर के हिसाब से सही नहीं होगा क्योंकि यहां पर वाज का यूज किया जा रहा है, तो इसके लेटेड होना चाहिए। तो ग्रामर के हिसाब से भी इसके लेट गलत है, अर्थ के हिसाब से भी इसके लेट गलत है, वन को काट दो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, वी हैव ट्राइड टू एस्केलेट द मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम्स बट इट्स इम्पॉसिबल टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी इवेंचुअलिटीज। लाइन को एक बार पढ़ने के साथ बहुत सारे लोग यहां पे गलती कर देंगे, अच्छे इंग्लिश के जानकार गलती कर देंगे, क्योंकि अच्छी इंग्लिश की जानकारी एक्चुअली ज्यादा रीडिंग पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे नहीं, कोई मेमोरी पे नहीं, कोई फ्रेजेस, इडियम्स कुछ ही नहीं याद। अगर तुम स्किल बढ़ाना चाहते हो अपना तो रीड करते रहो, रीड करते रहोगे एग्जाम क्रैक हो जाएगा। हम जितने स्टूडेंट्स को आज तक गाइड किए हैं हम उनको सिर्फ रीड करने बोलते हैं, बस जितना पढ़ोगे उतना तुम्हारा एग्जाम तुम करीब पहुंचेगा। अब इसको जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और मेरा फ्राइडे को जो सेशन आता रहता है उसको देखना 3 बजे, जो जिसमें एडिटोरियल में पूरे हफ्ते का कवर कराता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन देखने से सही लगता है लेकिन अर्थ गलत है। कैसे, वी हैव ट्राइड टू एस्केलेट द मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम्स, हमने प्रॉब्लम्स को एस्केलेट करने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की। आप बोलिएगा कि सर ऐसा तो होता है, प्रॉब्लम को उठाया जाता है ना, जैसे कि मान लो कि तुम कोई कंपनी में गए तो जूनियर ऑफिसर तुम्हारा जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा तो तुम प्रॉब्लम को एस्केलेट करके सीनियर के पास, सीईओ के पास जाओगे, सीनियर आदमी के पास जाओगे, एकदम ऊपर जाओगे तो टॉप मैनेजमेंट में पहुंचोगे, तो ये तो एस्केलेट होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आगे देखो, बट इट्स इम्पॉसिबल टू बी प्रिपेयर फॉर एवरी इवेंचुअलिटी, लेकिन हर इवेंचुअलिटी में, हर आपदा के लिए प्रिपेयर होना इम्पॉसिबल है। तो यहां पर प्रिपेयर होना इम्पॉसिबल है, इसका मतलब यहां भी किसी तरह का प्रिपरेशन का बात बोला जा रहा है। इस लाइन का ट्रांसलेशन ऐसे होना चाहिए कि हमने सबसे जो लाइकली प्रॉब्लम्स है उसको तो सॉल्व करने के लिए तैयारी कर ली है। मान लो छठ घाट पे सारा कुछ सरकार ने इंतजाम कर दिया, सरकार क्या बोलेगी कि जो भी दुर्घटना होगी हमने लाइट वाइट लगा दिया है, सारा वहां पे इमरजेंसी, ये सारा वार्ड है, तो सब कुछ जो प्रॉब्लम मोस्ट लाइकली है उसको हम लोग सॉल्व करने को रेडी हैं। लेकिन कुछ चीज तो ऐसा हो सकता है ना कि भगदड़ मच जाए, कुछ ऐसा चीज हो जाए जो इवेंचुअलिटी हो जाए जिसको पहले से इंपॉसिबल है गेस कर पाना। तो एक्चुअली यहां स्केलेट के जगह होना चाहिए कि वी ट्राई टू एंटीसिपेट द मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम्स, हमने मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम्स को पहले से ही गेस कर लिया और उसके लिए तैयारी कर ली है या एड्रेस कर लिया है। लेकिन हम लोग सारी विपदाओं को फिर भी तैयारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसको हमने पहले से ना सोचा हो। तो ये सेकंड भी गलत है। थर्ड क्या बोलता है, द डिसीजन टू एस्केलेट यूएन इन्वॉल्वमेंट हैज बीन मेड इन द होप्स ऑफ स्विफ्ट इनटू द हॉस्टिलिटीज। बिल्कुल सही है, यहां पर बोला जा रहा है कि यूएन का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको एस्केलेट किया गया है, माने बढ़ा दिया गया है, और ये इसलिए किया गया है, होप ये है कि जो हॉस्टिलिटीज है, जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाएगा। जब भी यूएन किसी चीज में इंटरवेंशन करता है, दखलंदाजी करता है, इन्वॉल्व होता है, तो सेना वेना भेजा या कुछ भी जो भी किया, पता नहीं जिस तरीके से भी करता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो थर्ड बिल्कुल सही है। तो अगर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओनली 3। आई होप आप कमेंट में लिख चुके होंगे पहले ही। अब हम लोग डायरेक्शन 11 से 15 देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 sentences are given which may be grammatically and contextually incorrect। गलत हो सकता है, आपको वो चुनना है जिसमें कोई एरर ना हो। तो देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। इंडिया चॉकलेट मार्केट इज पेग्ड एट 11,000 करोड़ रुपीस। मतलब इंडिया का चॉकलेट मार्केट जो है वो ईयर मार्क्ड हो चुका है, पेग्ड हो चुका है, चिन्हित हो चुका है 1100 करोड़ पे, जिसमें कि प्रीमियम चॉकलेट मार्केट जो है उसका 10 से 15% साइज है। यानी कि इस लाइन में जो इज पेग्ड है ये पैसिव में है, मैंने निर्धारित कर दिया गया है कितने पे, तो 11,000 एट का यूज होता है। ऑफ विच मतलब क्या हुआ, जिसका, माने हुज। अगर यहां ऑफ विच के जगह हुज भी लगा देता है, WHOSE, तो उसको भी तुम सही मानते। या हुज मतलब भी होता है जिसका, और ऑफ विच मतलब भी होता है जिसका। एक रूल याद रखना, बहुत सारी किताबें, लोकल लेवल की जो किताबें हैं, गलत तौर पे ये रूल लिख देती हैं कि ऑफ विच का यूज नॉन लिविंग के साथ होता है और हुज का यूज लिविंग के साथ होता है। ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं है। हुज को लिविंग और नॉन लिविंग, यानी याद रखना कि हुज को लिविंग के साथ भी यूज किया जा सकता है और नॉन लिविंग के साथ भी यूज किया जा सकता है। हुज मतलब होता है जिसका। कुछ किताबें बोलते हैं कि हुज को नॉन लिविंग के साथ मत यूज करो, ये गलत इंफॉर्मेशन है। क्या याद रखोगे, हुज को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज किया जाता है, राइट।
तो इंडिया के चॉकलेट मार्केट को निर्धारित कर दिया गया 11,000 करोड़ पे इसका चिन्ह हो चुका है, जिसका प्रीमियम चॉकलेट मार्केट का साइज है एनीवेयर अमंग 10% एंड 15%। यहां पर अमंग का यूज नहीं होगा, यहां पर अमंग की जगह बिटवीन का यूज होगा। गलती यही है, क्यों बिटवीन का यूज होगा? क्योंकि आपको यह बात ख्याल रखना है कि 2 के लिए आप बिटवीन और 2 से ज्यादा के लिए अमंग, यानी कि अगर 2 का जिक्र आता है तो उसके लिए बिटवीन होता है, 2 से ज्यादा के लिए क्या होता है? अमंग होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? इस बीच में। तो ये रूल तो तुमको पहले से याद होगा, ये तो तुम लोग क्लास में भी फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर में भी पढ़ते ही रहते हो कि बिटवीन का यूज 2 के लिए होता है और अमंग का यूज 2 से ज्यादा के लिए होता है। अब एक नई बात याद रखना जो हम बोल रहे हैं, कॉपी में लिख लो उसको, कि कोई स्पेशल केस ऐसा हो सकता है जिसमें कि बिटवीन को 2 से ज्यादा के लिए भी यूज किया जाता है। तो अब नया बात क्या सीखे? पहले तुम जानते थे क्या? पहले तुम जानते थे कि जो बिटवीन है उसको यूज किया जाता है किसके लिए? बिटवीन को यूज किया जाता है 2 के लिए। और अमंग को किस में यूज किया जाता है? अमंग को यूज किया जाता है 2 से ज्यादा के लिए। ये जानते थे? अब तुम इस बात को याद कर लो, अब इस बात को याद कर लो कि बिटवीन को 2 के अलावा 2 से ज्यादा के लिए भी यूज किया जा सकता है। कब? ये केस कब होगा? एक्सेप्शनल केस, जबकि उनके बीच एक घनिष्ठ संबंध हो, जैसे कि देयर इज नो डिफरेंस डैश। कमेंट में लिखना, देयर इज नो डिफरेंस डैश 3 ब्रदर्स। 3 ब्रदर है, क्या लगाओगे? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 3 ब्रदर्स के देयर इज नो डिफरेंस अमंग 3 ब्रदर्स। यहां पर बिटवीन का यूज होगा क्योंकि यहां तीनों भाइयों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए तीनों के बीच एक समानता है। लाइन से सजेस्ट हो रहा है कि तीनों के बीच एक समानता है, इसीलिए यहां पर 3 रहने के बावजूद भी अमंग के जगह बिटवीन का यूज ही सही माना जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आया, राइट। बी क्या बोलता है? साउथ के कोरिया रिपोर्टेड, तो उसमें गलती हो गया, अमंग के जगह बिटवीन। दूसरा क्या है? साउथ के कोरिया रिपोर्टेड 52 न्यू केस ऑफ कोरोना वायरस नहीं होगा, केसेस होगा। यहां पर एस लगेगा। क्यों एस लगेगा? क्योंकि 52 है। जब भी 1 होता है तो 1 एप्पल होता है और 2 होता है तो एप्पल्स होता है, उसी तरह 52 है तो केस नहीं होगा, केसेस होगा। क्योंकि ऑफ के पहले ये जो आ रहा है ये नाउन है और नाउन प्लूरल होता है, तो नाउन के पहले अगर 52 लगा रहे हो तो केसेस हो जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? आईटीसी हैज प्लान्स टू वर्क विद कोकोआ फार्मर्स डायरेक्टली इन फ्यूचर। आईटीसी का प्लान है कि वो कोकोआ फार्मर के साथ वर्क करेगा डायरेक्टली फ्यूचर में। कुछ लोगों को यहां पर गलती लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा कि यहां पर प्लान्स के जगह प्लान्ड हो जाना चाहिए। कुछ लोग मुझे अभी लगता है कि ये बोलेंगे कि यहां पर सर हैज लगा हुआ है तो हैज के बाद V3 का यूज होना चाहिए, तो प्लान्स के जगह यहां प्लान्ड होना चाहिए। लेकिन ये लोग बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? ये आंसर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे प्लान्स को लगाना बिल्कुल सही है। क्यों प्लान्स को लगाना यहाँ पे बिल्कुल सही है? क्योंकि अगर तुम हैज प्लस प्लान्ड कर दोगे तो प्लान्ड मेन वर्ब हो जाएगा और हैज ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। और अगर यहाँ हैज के बाद तुम प्लान्स लिख दे रहे हो तो यहाँ पर हैज मेन वर्ब हो गया, हैज माने रखना, और प्लान्स जो हो गया यहाँ पे नाउन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर आईटीसी हैज प्लान्ड करते तो उसका मतलब होता है आईटीसी ने प्लान किया है, और आईटीसी हैज प्लान्स बोल रहे हो तो इसका मतलब आईटीसी के पास प्लान है। दोनों सही है, इसीलिए इसमें कोई गलती नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तो हैज के बाद जो लोग V3 लगा रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? ग्रामर को बस फंडामेंटल तरीके से देख रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में वो फंस जाएंगे। तो सी बिल्कुल सही है। डी क्या बोलता है? द कंपनी इनिशियली इन्वेस्टेड 100 करोड़ टू सेट अप अ ग्रीनफील्ड चॉकलेट मैन्युफैक्चर फैसिलिटी नहीं होगा, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगा। क्यों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगा? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यहां पर एडजेक्टिव की तरह आ रहा है, इसका मतलब है मैन्युफैक्चर करने वाला। जब भी ने वाला का साउंड आता है तो वो एडजेक्टिव होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वो V4 फॉर्म में होता है, उसमें ING लगता है, इसलिए ग्रीनफील्ड में चॉकलेट पैदा करने वाला फैसिलिटी। तो ये भी लाइन गलत हो गया। तो इसका मतलब कि सही हमारा कौन है? सही हमारा ए भी गलत है, बी भी गलत है, सही हमारा बस C है।
राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है रत्नाकर बैंक वाज रीनेम एज। मेरे स्टूडेंट्स को, करियर प्लानर के स्टूडेंट्स को मुझे ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो वाज के बाद जानते हैं कि या तो V3 का यूज होता है या V4 का यूज होता है। यहां पर अर्थ के हिसाब से वो लोग तुरंत ट्रांसलेट करेंगे और बोल देंगे कि रत्नाकर बैंक को रीनेम किया गया था, यानी रीनेम करने की प्रक्रिया कोई और कर रहा है, इसलिए यहां पर पैसिव का लाइन होगा और पैसिव में इज आवाज के बाद V3 का यूज होता है, इसलिए यहां पर रीनेम के जगह आना चाहिए रीनेम्ड, तो यहां पर हो जाएगा रीनेम्ड, यानी हम लोग V3 को यूज कर लेंगे, यहां पर हम लोग रीनेम्ड कर देंगे। तो रत्नाकर बैंक वाज रीनेम्ड एज RPL बैंक बाय द गवर्नमेंट। बाय भी लगा हुआ है तो जो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा वो लोग पकड़ लेंगे कि पैसिव का ही लाइन है। बी क्या बोलता है? बी बोलता है, तो ये लाइन हमारा गलत हो गया। बी क्या बोलता है? द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स ऑल द मर्जर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स व्हिच वर अनाउंस्ड इन 2019 टू बिकम इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1। गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि जितना मर्जर्स हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, जिसको कि अनाउंस किया गया था 2019 में, टू बिकम इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1, वो अप्रैल 1 से इफेक्टिव हो जाएंगे। कुछ लड़के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे, चूंकि मैं समझता हूँ कि आपके दिमाग में क्या चलता है, तो कुछ स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ेंगे बोलेंगे कि सर यहाँ ऑल द मर्जर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक के जगह होना चाहिए मर्जर्स ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक। कुछ स्टूडेंट्स से बोलेंगे मर्जर्स ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक। लेकिन एक बात सोचो, क्या सारे पब्लिक सेक्टर बैंक का मर्जर हो रहा है? नहीं, कुछ पब्लिक सेक्टर का बैंक का मर्जर हो रहा है, और वो जितने मर्जर हो रहे हैं, मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो भी 6-8 पब्लिक सेक्टर बैंक के मर्जर हो रहे हैं, सारे मर्जर के बारे में गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जिसको उन्होंने 2019 में अनाउंस किया था वो अप्रैल 1 तक इफेक्टिव हो जाएंगे। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। याद रखना, अगर एग्जामिनेशन में यहाँ विच की जगह दैट लगा के दे दिया तो लाइन गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉमा के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो दैट का यूज नहीं हो सकता। ये एक थंब रूल की तरह याद रखना कि यहां पर अगर विच हु हुम रहा तो ठीक है, लेकिन अगर दैट दे देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉमा के बाद दैट का यूज नहीं होता। ये अलग बात है कि हु भी दे देगा या हुम भी दे देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हु हुम को लिविंग के लिए लगाया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन सेक्शन में इस बातें हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि यहाँ बैंक्स की बात आ रहा है, नॉन लिविंग है, इसलिए हु हुम का यूज हो नहीं सकता, यहाँ विच का यूज होगा। सी क्या बोलता है? एनालिस्ट बिलीव दैट लोअर गैस प्राइसेस वुड बी बैड विथ एक्सप्लोरेशन। देखो, एनालिस्ट ये मानते हैं, राइट, ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आया, मानते हैं कि जो लोअर गैस प्राइसेस हैं, लोअर के पहले दा वा लगाने का कोई जरूरत नहीं है, सुपरलेटिव के पहले दा लगता है, इसके पहले कोई जरूरत नहीं है। वुड बी बैड विथ एक्सप्लोरेशन, वुड बी बैड विथ एक्सप्लोरेशन नहीं होना चाहिए। बैड मतलब हो गया बुरा। मे बी वुड बी डिफिकल्ट आप बोल सकते हैं कि लोअर गैस प्राइसेस वुड बी डिफिकल्ट विथ एक्सप्लोरेशन, या आप बोल सकते हैं कि लोअर गैसेस प्राइसेस वुड बी पॉसिबल विथ एक्सप्लोरेशन। लेकिन यहां जो बैड वर्ड का यूज कर रहा है, बुरा हो जाएगा, तो प्राइसेस बुरे क्या हो जाते हैं? प्राइसेस या तो हाई होते हैं, या तो लो होते हैं, कम होते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं। प्राइसेस बैड या गुड नहीं हो जाते हैं, इसलिए यहां बैड वर्ड गलत है और ये सी लाइन हमारा गलत हो गया। डी क्या बोलता है? द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विल बी रेगुलेट। फिर मेरे स्टूडेंट्स को यह पता है कि विल बी के बाद या तो V4 का यूज होता है या तो V3 का यूज होता है। अगर V3 का यूज कर दोगे तो ये लाइन पैसिव हो जाएगा। V3 जब भी आएगा यहां पर तो ये लाइन पैसिव हो जाएगा। तो अब जरा सोचो कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट किया जा रहा है मेडिकल डिवाइस से, या ये लोग रेगुलेट कर रहे हैं मेडिकल डिवाइस को? तो ये लोग रेगुलेट कर रहे हैं, यानी पैसिव तो नहीं है, एक्टिव में काम हो रहा है। यानी जो सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ये रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यहां पर एग्जाम में अगर ऑप्शन का भी दे दे फिल इन द ब्लैंक्स में, तो यहां V3 लगाओगे कि V4 लगाओगे? V3 लगाओगे तो पैसिव हो जाएगा, V4 लगाओगे तो एक्टिव होगा। लाइन एक्टिव है या पैसिव? लाइन है एक्टिव, क्योंकि ये जो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ये रेगुलेट करने का काम कर रहा है। एक्टिव लाइन है, इसलिए इसमें V3 के जगह V4 का यूज होना चाहिए, यानी कि इसको करेक्ट करके हम लोग विल बी रेगुलेटिंग करेंगे। तो ये गलत हो गया, तो सही तुमको पता है कि बी है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, महिंद्रा रिन्यूएबल्स विल सेल इट्स एंटायर स्टेक इन 3 subsidiaries to CLP India, part of Hong Kong based CLP Group, as nearly 340 crore rupees।
मतलब महिंद्रा रिन्यूएबल्स जो एक संस्था है, क्योंकि देखिए महिंद्रा आर दोनों कैपिटल है, तो एक संस्था है रिन्यूएबल मतलब पुरानी रिसोर्सेज को फिर से यूज करना, रिसाइकल करना, वो अपना पूरा स्टेक यानी जो भी शेयर है उसका जो 3 सब्सिडरीज है मैंने सिस्टर कंसर्न है मैंने उसका जो खरीदा हुआ कंपनीज है टू सीएलपी इंडिया को बेच देगा। अ पार्ट ऑफ हांगकांग बेस्ड सीएलपी ग्रुप है, ये हांगकांग में बेस्ड है, एज नियरली 340 करोड़। यहां पर जो गलती है, यहां पर एज का यूज नहीं होना चाहिए, यहां पर एज के जगह फॉर का यूज होना चाहिए, क्योंकि जब तुम किसी चीज को प्राइस फिक्स कर रहे हो तो इतने प्राइस फॉर माने इस प्राइस फॉर दिस प्राइस पे सेल किया गया, तो यहां पर एज के जगह फॉर का यूज होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं मानता हूं कि शायद तुम ना पकड़ पाओ एग्जामिनेशन में, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें गलतियों को पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उनके लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन बाकी को देखो, क्या बाकी चीजों को पकड़ पा रहे हो। जैसे बी को देखो, मुझे उम्मीद है कमेंट में तुम लिखते जा रहे होगे जो बी में तुमको गलती नजर आ रहा है, द अग्रीमेंट विल बी साइंड टू दोहा सिटी। ये तो देखते के साथ मेरे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि यहाँ टू का यूज नहीं होगा सर, यहाँ पर इन का यूज होगा कि दोहा सिटी में साइन किया जा रहा है। द एग्रीमेंट विल बी साइंड इन दोहा सिटी बिटवीन तालिबान रिप्रेजेंटेटिव एंड यूएस स्पेशल एनवॉय जलमी खाली जात। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ एट का यूज क्या कर सकते हैं, देखो एट और इन के बीच का जो फर्क है उन प्रीपोजिशन के स्लाइड्स में तुमको अलग से बता रहे हैं, लेकिन एट और इन के बीच में जो फर्क है कि जो स्पेसिफिक जगह होता है उसमें एट और जो जनरल जगह है उसमें इन। अगर कहीं पे टेम्पररी हो तो एट, अगर परमानेंट हो तो इन। यहां पर ये जो दोहा सिटी को दिखा रहा है, इस दोहा सिटी के अंदर यानी पूरे सिटी के बारे में बताया जा रहा है, यहां पर कोई एक पॉइंट की तरह सिटी को यूज नहीं कर रहा है। जैसे मेरा फ्लाइट अगर लैंड करेगा तो मैं एट पटना यूज करूंगा, लेकिन अगर पटना में मैं रह रहा हूं तो आई एम लिविंग इन पटना का यूज करूंगा। तो छोटा जगह बड़ा जगह वाले कॉन्सेप्ट में मत काम करो, देखो कि तुम कहां परमानेंटली हो कहां पर टेम्पररी हो। यहां पर इनका यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका यूज किया जा सकता है। सी क्या बोलता है, तो लेकिन लाइन तो गलत है, टू तो नहीं होगा, इतना तो तुमको पता है। सी क्या बोलता है, द यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी पब्लिकली कंक्लूडेड दैट रशिया इंटरवीन इन देयर सिक्योरिटी मैटर्स। मुझे नहीं लगता है कि स्टूडेंट्स को, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो अभी वीडियो देख रहा होगा उसको ना पकड़ेगा। देयर का स्पेलिंग यहाँ गलत है, यहाँ पर THEIR देयर होना चाहिए, क्योंकि THERE देयर मतलब होता है वहां और THEIR देयर मतलब होता है उनका। लाइन का ट्रांसलेशन है कि यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने पब्लिकली ये कंक्लूड कर लिया है कि रशिया जो इंटरवीन किया था, दखल अंदाजी किया था, उनका जो भी सिक्योरिटी मैटर्स था उसमें दखल अंदाजी रशिया ने किया था। डी क्या बोलता है, तो लाइन गलत हो गया। डी क्या बोलता है, द इंजर्ड एनिमल वाज नर्स्ड बैक टू हेल्थ बाय द जू कीपर एंड देन रिलीज्ड बैक इनटू द वाइल्ड। अब देखो द इंजर्ड एनिमल बिल्कुल सही है, यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इंजर्ड मतलब घायल, तो जो घायल एनिमल है। वाज नर्स्ड बैक भी सही है, वाज के बाद V3 आ रहा है, मानो उसका देखभाल किया गया। नर्स बैक मतलब होता है वापस उसको स्वस्थ कर देना पाल पोस के। टू हेल्थ माने हेल्थ तक लौटा दिया गया। बाय द जू कीपर, और किसके द्वारा किया गया, तो चिड़ियाखाना का जो देखभाल करता था। एंड देन, और उसके बाद रिलीज बैक माने वापस छोड़ दिया गया। इनटू द वाइल्ड, कुछ लोगों को यहां पर आके कंफ्यूजन होगा, सर इनटू द वाइल्ड होगा इन द वाइल्ड होगा, बिल्कुल इनटू द वाइल्ड होगा, क्योंकि इनटू का यूज तब होता है जब आप किसी चीज में अंदर की तरफ 3 डायमेंशनल मोशन में आप अंदर की तरफ जाते हैं। चूंकि वाइल्ड यानी जंगल के अंदर छोड़ा जा रहा है, तो यहां पर इनटू का यूज बिल्कुल सही है, और ये लाइन ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बाकी सब गलत है, हमारा आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, इंग्लिश लैंग्वेज हैव द पोटेंशियल। मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुमको ये करेक्ट कराना होगा, हैज होगा यहां पर, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज हैज द पोटेंशियल टू कनेक्ट द वर्ल्ड विदाउट एनी बैरियर्स, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज पूरी दुनिया को कनेक्ट कर सकता है। पीके सिन्हावाज है, कहा जाता है कि जो भी इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट जो उड़ते हैं उन लोगों अगर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनके लिए इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो इसेंशियल है, उनको इंग्लिश जानना पड़ता है जिससे कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। इसी कारण हम लोग इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा देते हैं। बी क्या बोलता है, पीके सिन्हा वाज अपॉइंटमेंट इन द PMO व्हेन नृपेंद्र मिश्रा द देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिजाइंस। बात देखो, स्टूडेंट इसके बारे में बहुत क्लियर होंगे, टेंस का प्रॉब्लम है। यहां पे पास्ट टेंस नजर आ रहा है, यहां पे प्रेजेंट टेंस नजर आ रहा है। जब पीके सिन्हा को अपॉइंट किया गया था PMO में, जब नृपेंद्र मिश्रा जो देन मतलब हो गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस समय थे, उन्होंने रिजाइन किया, तो यहां रिजाइंस के जगह रिजाइंड का यूज होना चाहिए। अब कुछ मेरे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होगा कि देन के पहले आपने द क्यों लगा दिया, तो ये सही है। कैसे ये सही सर, क्योंकि यहां जो देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी है पूरा अपने में एक मतलब एक नाउन है, बता रहा है देन माने उस वक्त जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और उनको स्पेसिफिक बताने के लिए दा का यूज किया जा रहा है। सी क्या बोलता है,
She drank the caramel liquid too fast and was soon too dizzy to stand. She के साथ आपको पता है ड्रिंक यानी V1 का यूज नहीं होता है, या तो यहाँ V2 करो, ड्रैंक कर दो, या फिर यहाँ पर आप V5 करें, ड्रिंक्स करें, लेकिन आपको पता है यहाँ वाज का यूज हो रहा है, तो मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि इसमें V2 को ही करना या ड्रैंक को करना प्रेफर करेंगे। गलती इसमें भी है। डी क्या बोलता है, यू आर कमिंग टू द पार्टी इजंट यू, इसमें भी गलती है क्योंकि ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। आप जानते हैं अगर यहां पर आर आ रहा है तो यहां पर इजंट यू नहीं होता है, आरएंट यू होता है। जो भी वहां पर हो रहा है उसमें नॉट लगता है, तो यहां आरएंट यू होना चाहिए, इसीलिए ये भी गलत है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसमें मेरे ख्याल से सारे ऑप्शंस हमें गलत नजर आ रहे हैं। हमें ए भी गलत नजर आ रहा है, बी में भी गलत नजर आ रहा है, सी डी सारा गलत नजर आ रहा है। तो फटाफट ई को मार्क कर दे, ऑल आर इनकरेक्ट। देखिए इतने आसान, ऐसे पेपर में आप बैठते तो निकाल लेते, राइट। तो दिख रहा है कि आपको कितने आसान ग्रामर के करेक्शंस हैं। तमिलनाडु इज लाइकली टू गेट 3 टेक्सटाइल पार्क्स एंड अ टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर अंडर स्कीम्स दैट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज फॉर्मुलेटिंग। तमिलनाडु इज लाइकली, मैंने ऐसी संभावना है कि उसको 3 टेक्सटाइल पार्क्स मिल जाएंगे और टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर मिल जाएगा अंडर स्कीम्स जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज फॉर्मुलेटिंग, जो कि फॉर्मुलेट कर रहा है यानी कि बना रहा है। बिल्कुल सही नजर आता है, अभी तक कोई एरर इसमें नजर नहीं आ रहा है। बी को देखिए, व्हाट इज द यूजेस ऑफ ए हाउस। यूजेस ऑफ ए हाउस क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ ए हाउस करोगे ना, यूजेस क्यों करोगे, हाउस का क्या यूज है। यहां भी ऐसे इज लगा हुआ है, इज लगा हुआ है तो इज किसके लिए आ रहा है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हाउस नहीं है भाई, इधर वाला मत लेना, सब्जेक्ट ये है, इसको सिंगुलर होना पड़ेगा। तो व्हाट इज द यूज ऑफ ए हाउस कर देंगे, इफ यू हैवंट गॉट अ टॉरेबल प्लैनेट टू पुट इट ऑन। कहा जा रहा है कि जब पूरी धरती की हालत खराब हो गई है तो आपके पास एक अच्छा घर हो के क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है कि एक अच्छा घर बनाने की जगह एक अच्छी धरती बनाने के बारे में सोचना चाहिए। तो व्हाट इज द यूज ऑफ ए हाउस। सी क्या बोलता है, यू हैव ब्रश्ड योर टीथ टुडे। तो यू हैव ब्रश्ड योर टीथ टुडे के आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, और स्टूडेंट्स को पता होगा कि क्वेश्चन मार्क में ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के पहले आता है, तो यू हैव ब्रश्ड योर टीथ के जगह होना चाहिए हैव यू ब्रश्ड योर टीथ टुडे। तो गलती यहां भी है। और डी क्या बोलता है, राहुल हैड बेयरली नथिंग टू हेल्प द पुअर। राहुल के पास कुछ भी नहीं था, बेयरली माने ना के बराबर था। अब बेयरली जब लग रहा है तो फिर उसके बाद नथिंग कैसे लगेगा, क्योंकि बेयरली तो खुद नेगेटिव है, और नेगेटिव के बाद क्या फिर नेगेटिव आ सकता है, नहीं। तो इसलिए यहां पर नथिंग की जगह आप क्या लगा दीजिएगा, एनीथिंग लगा दीजिएगा, या फिर आप बेयरली को हटा दीजिए तब नथिंग रहने दीजिए। तब आप लिख सकते हैं कि राहुल हैड नथिंग टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब गलत हो गया, यानी कि हमारा सिर्फ ए सही है, ए के अलावा सब गलत है। 16 से 20 क्वेश्चन में आ रहे हैं फटाफट। 16 से 20 क्वेश्चन में आपको अब क्वेश्चंस हमारे कम टाइम लेंगे, क्योंकि अब इसमें सीधे हमें देखना है कि मिस स्पेल्ट चुनना है। तो द मैनेजर बैलेंस द स्ट्रेंथ ऑफ हिज, यहां पर अगर आप बाकी वर्ड्स को देखेंगे, द मैनेजर बैलेंस द स्ट्रेंथ ऑफ हिज, जो भी बाकी वर्ड्स, थोड़ा सा यहां पर लाइन छूटा हुआ मिसिंग नजर आ रहा है जो आपको, लेकिन अगर आप सारे वर्ड्स को देखें तो बैलेंस का स्पेलिंग गलत है। बैलेंस्ड में होना चाहिए BALANCED, यानी कि पहला ही वर्ड गलत है, ये गलत स्पेलिंग दिया गया है, हमें सही चुनना है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक ये है कि आपको यहां गलत और यहां सही नहीं देगा, दोनों जगह गलत ही देगा। अगर एक जगह गलत एक जगह सही दे देगा तब तो आपको देखते के साथ पता चल जाएगा, क्योंकि स्पेलिंग तो देखते के साथ 90% केस में सही पता चल जाता है। इसलिए आपको दोनों जगह गलत देगा, आपको यहां भी गलत देगा, यानी यहां भी स्पेलिंग BALENCED देगा, यहां भी देगा, आपको चुनना पड़ेगा इसको। आंसर ये है, हम एग्जाम में अभी ए को टिक लगाएंगे, राइट। 17 नंबर क्या बोलता है, वन इवनिंग रोहन प्रिपेयर्ड के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, प्रिपेयर्ड का स्पेलिंग गलत है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। और अगर एक गलती मिल चुका है तो आप कोई और गलती होने की संभावना नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा एरर नहीं मांगा जा रहा है। 18 नंबर क्या बोलता है, शी वॉज एबल टू ब्रीथ में ई लगा हुआ है, कुछ लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन ये सही है, क्योंकि अगर ब्रेथ होता है तो उसका मतलब सांस होता है, लेकिन ब्रीथ है तो इसका मतलब सांस लेना, उसी का वर्ब फॉर्म। जैसे अगर हम बाथ बोलते हैं तो इसका मतलब नहाना होता है, BATH नहाना, ये नाउन है, लेकिन अगर BATHE कर देंगे तो इसको बेद बोला जाता है, और ये फिर वर्ब बन जाता है। उसी तरह ये वर्ब के फॉर्म में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। She was able to breathe easier when she stood outside the massive fortress that sat on her, clearing the size of 2 football field. यहां पर आपको फुटबॉल का स्पेलिंग में गलती नजर आ जाना चाहिए, फटाफट इसको करेक्ट कर ले, बाकी पे
टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाकी तो सारा तो हमारा आंसर डी हो गया, राइट। आगे बढ़िए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? फ्रॉम टाइम टू टाइम जैक वुड लुकिंग ओवर मंगोज शोल्डर सजेस्टिंग टैक्टिक्स विच इनवेरिएबली प्रूव डिजास्ट्रस। टाइम टू टाइम मैंने बीच बीच में जो जैक है वो वुड, अब देखो लड़कों को यहां पर ग्रामर के हिसाब से गलती पकड़ लेना चाहिए। वुड के बाद क्या V4 का यूज होता है? कभी भी नहीं। तो V4 का यूज कब होगा? जब बीच में तुम यहां पर बी लगा दोगे, वुड बी लुकिंग। और अगर तुम बी नहीं लगाना चाहते हो तब वुड के बाद क्या लगाओगे? वुड के बाद सीधे V1 लग जाएगा, यानी वुड लुक हो जाएगा। यानी या तो तुम वुड बी लुकिंग करो या फिर तुम वुड लुक कर दो। रमन फ्रॉम टाइम टू टाइम जैक वुड लुक ओवर मंगोज शोल्डर, या फिर वुड बी लुकिंग ओवर मंगोज शोल्डर सजेस्टिंग, सजेस्ट करते हुए। क्या सजेस्ट कर रहा है? टैक्टिक्स, मैंने ऐसा उपाय विच इनवेरिएबली, जो कि हर बार प्रूव डिजास्ट्रस, हर बार उसके साथ गड़बड़ हुआ फिर भी वो सजेस्ट कर रहा है। तो भाई एक बात का ख्याल रखना कि वुड के बाद V5 का यूज नहीं होता, या तो वुड के बाद बी लगकर वुड के बाद V4 का यूज नहीं होता, या तो वुड के बाद बी लगेगा तब V4 होगा, या वुड के बाद V1 लगाओ, यही दोनों होगा। लेकिन एक बात यहां पे ध्यान दे देना कि यहां पर एक फ्रेज यूज हो रहा है, लुकिंग ओवर मंगोज शोल्डर। यहां पर ये एक लुकिंग ओवर मंगोज शोल्डर का मतलब क्या होता है? लुकिंग ओवर वन शोल्डर। तो एक फ्रेज को याद रखना, लुकिंग ओवर वन शोल्डर, इसका मतलब होता है किसी को कोई चेतावनी देने की कोशिश करना, मतलब किसी पर आप वॉच रखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई खतरे में जा सकता है तो आप उस पर वॉच रखने की कोशिश कर रहे हैं, निगरानी रखने की कोशिश कर रहे हैं, और तब उसको आप कोई एहतियात बरतने के लिए चेतावनी दे रहे हैं, इसको कहा जाता है लुकिंग ओवर वन शोल्डर, राइट। क्विकली अब हम लोग लास्ट के सेगमेंट में आ रहे हैं। देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, मैं चाहता हूं कि खत्म हो जाए इसी वीडियो में आपके साथ, क्योंकि आपको फिर इस क्वेश्चन पेपर के दोबारा मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। देख लीजिए क्वेश्चन आगे हमारा एक वर्ड मीनिंग का और क्वेश्चन बचा है, और 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है हॉरिफाइड पैसेंजर्स सॉ ओलिव स्टम्बल एंड फॉल ऑफ अ प्लेटफॉर्म एज एन एक्सप्रेस रोड इन। डरे हुए, हॉरिफाइड एडजेक्टिव है, शुरू में ईडी के फॉर्म में आ रहा है। डरे हुए पैसेंजर सॉ, देखे, किसको देखे? ऑलिव को देखे, किसी का नाम है। स्टम्बल माने लड़खड़ा के गिरना, ऑलिव को देखे स्टम्बल करते हुए, गिरते हुए, एंड फेल ऑफ, और माने बाहर गिर गया प्लेटफॉर्म से, और जैसे एक एक्सप्रेस जो हुआ गड़गड़ाते हुए अंदर घुसा, राइट। यहां पे जो गलती है, यहां OF ऑफ का यूज नहीं होगा, यहां पर OFF ऑफ का यूज होगा, क्योंकि ऑफ मतलब का होता है, लेकिन जब किसी चीज से कटने या अलग होने का या दूर होने का एहसास होता है तो वहां OFF होता है, राइट। जैसे स्ट्राइक ऑफ बोलते हैं, टेक ऑफ बोलते हैं, अलग होने का। तो यहां पर देखो कि वो अगर गिरा होगा तो प्लेटफॉर्म से नीचे पटरी पे गिर गया होगा ना, तब तो लोग इतना, या प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया होगा तब लोग इतने हॉरिफाइड हो गए, तो इसलिए OFF ऑफ का यूज होगा, यानी गलती यहां पर हम इसको चुनेंगे, राइट। अच्छा, कुछ लोगों को यहां पे प्रॉब्लम हो रहा होगा, सर यहां पर स्टम्बल कैसे कर दिए तो V1 है, या फॉल कैसे कर दिए तो V1 है, यहां तो आप V2 यूज कर रहे हैं। भाई गौर करो, अगर यहां पर V2 यूज हुआ है तो ये वर्ब है, और ये जो वर्ब के बाद जो ये वर्ड आ रहा है ना, ये वर्ब ऐसा दिख रहा है लेकिन ये वर्ब है नहीं, ये है एडजेक्टिव। इसका मतलब हो गया गिरते हुए। और एक रूल याद रखना, गोल्डन रूल, कि 100 के बाद, सी के बाद, या वॉच के बाद, या बिड के बाद, ऐसे और बहुत सारे शब्द होते हैं जिसके बाद से V1 का यूज किया जाता है। V4 ING यूज नहीं किया जाता है, या V2 यूज नहीं किया जाता है। तो उसको गलती से स्टम्बल्ड या स्टम्बलिंग मत कर देना, क्योंकि 100 के बाद V1 का यूज होता है, ये एडजेक्टिव के फॉर्म में आ रहा है, अवस्था को बता रहा है, लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, ठीक है। आज 21 से 25 नंबर क्वेश्चन में यहां पर हम लोग को अरेंज करना है सेंटेंस अरेंजमेंट। द मर्जर ऑफ भारती इंफ्रारेड, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा इसमें गड़बड़ शायद है, इसमें बोल रहा पहला लाइन फिक्स है, लेकिन वो सब नहीं है, किसी को भी अरेंज करना है, राइट। तो देखो, द मर्जर ऑफ भारती इंफ्राटेल द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एंड इंडस टावर विल क्रिएट टावर कंपनी। सब कुछ ठीक है, मर्जर से शुरू करो, ए से शुरू करो, ये पहला है। द मर्जर ऑफ भारती इंफ्राटेल के बाद तुरंत बोलो ना, एंड इंडस टावर्स विल क्रिएट, और तब थर्ड में ये बोलो, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट टावर कंपनी। यानी हमारा अरेंजमेंट क्या होना चाहिए? हमारा अरेंजमेंट होना चाहिए ACBD, यानी हमने सी ऑप्शन को टिक लगा दिया। 22 नंबर क्वेश्चन को मेरे साथ देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है अपकमिंग विजिट टू इंडिया, द लॉन्ग अवेटेड US ट्रेड एग्रीमेंट ड्यूरिंग US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अपीयर्स टू बी ऑफ द टेबल। देखो यहां क्लू पकड़ो, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का एपोस्ट्रोफी एस,
तो ट्रम्प का क्या होगा, ट्रम्प का अपकमिंग विजिट होगा, यानी सी के बाद कौन आएगा, सी के बाद ए आएगा। अगर सी के बाद आएगा ए आएगा तो कौन सा आंसर हुआ, बी ऑप्शन हुआ, BDCA, और किसी का कोई जगह नहीं है। आगे बढ़िए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 23 नंबर क्वेश्चन होता है, लीडर्स ऑफ द रेलवे एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन एलेज दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू हैंड ओवर द रेल इंफ्रास्ट्रक्चर टू द प्राइवेट ऑपरेटर्स ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट। कोई दिक्कत नहीं है, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड। लीडर जो है रेलवे एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने एलेज किया, इल्जाम लगाया कि जो गवर्नमेंट जो है वो चाहती है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंड ओवर करना चाहती है प्राइवेट ऑपरेटर्स को, ताकि उनको आर्थिक फायदा हो सके। कोई गलती नहीं है, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, चाइना हैज नॉट येट गिवन इंडिया द गो to send and dash to coronavirus hit Wuhan aircraft with medical। मुझे यहां पर बिल्कुल लग रहा है कि चाइना हैज नॉट गिवन इंडिया द गो हेड, तो सही है। टू सेंड एंड भी सही है, यहां तक सही है। टू सेंड एंड के बाद एयरक्राफ्ट होना चाहिए, टू सेंड एन एयरक्राफ्ट मेडिकल सप्लाईज टू कोरोना हिट बिहार, ये होना चाहिए 4। यानी हमारा आंसर होना चाहिए A, B, D और C, यानी ABDC यानी B। 25 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मैमल्स एंड बर्ड्स मूव फ्रॉम। तो मूव फ्रॉम के बाद क्या होगा, वन कंट्री टू अनदर, यानी ये पहला होगा। तो लेकिन ये पहला है ही नहीं, पहला शुरू होगा बी से। विथ अ चेंज इन सीजन, यहां से शुरू करो, जैसे जैसे सीजन में परिवर्तन होता है। मेनी मैमल्स, इसको दूसरा बनाओ, मेनी मैमल्स एंड बर्ड्स मूव फ्रॉम कहां, वन कंट्री टू अनदर, मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर फॉर द ब्रीडिंग। यानी हमारा आंसर हो गया BACD, यानी आंसर हो गया BACD। 26 से 30 नंबर क्वेश्चन के बीच में आइए, क्लोज टेस्ट लास्ट सेक्शन है, देख लीजिएगा। यहां पर बम्बल बीज प्रजाति के खत्म होने के बारे में बोला जा रहा है। अगर आप पूरे क्लोज टेस्ट को पढ़ चुके होंगे, जो कि क्लोज टेस्ट को बनाने के पहले जरूरी है कि आप पूरे क्लोज टेस्ट को एक बार पढ़ लें। अगर आपने पूरे क्लोज टेस्ट को पढ़ लिया होगा तो आपको यह अंदाज मिल चुका होगा कि इसमें एक बम्बल बीज, एक मधुमक्खी की प्रजाति के गायब होने के बारे में बात बोला गया है, और आइंस्टीन ने बोला है कि अगर मधुमक्खी गायब हो जाएगी तो हम भी गायब हो जाएंगे कुछ ही सालों के अंदर। तो बम्बल बीज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स, बम्बल बीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स है, मतलब वो बीज को बोते हैं। आर इन डैश, यहां पर कोई नेगेटिव शब्द आएगा। कैसे नेगेटिव शब्द आएगा, क्योंकि अगर आगे पढ़ोगे तो देखोगे फजी एंड बजी, माने फजी बजी इधर उधर घूमते रहते हैं। दे एक्सेल इट स्प्रेडिंग पॉलन, वो बीज को छींटते रहते हैं। एंड फर्टिलाइजिंग मेनी टाइप्स ऑफ वाइल्ड फ्लोरा, और फर्टिलाइज करते रहते हैं फ्लोरा मतलब पौधों को, एज वेल एज क्रूशियल एग्रीकल्चर क्रॉप्स लाइक टोमेटोज, ब्लूबेरीज एंड स्क्वैश को भी बोते रहते हैं। बट दे नंबर्स आर डैश, यहां भी कोई नेगेटिव शब्द आएगा क्योंकि बट लग गया है। इधर पॉजिटिव बात हो रहा है और यहां पे बट लग गया है। बट के पॉजिटिव के बाद ये सारा बात पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है फर्टिलाइज करते हैं, तो ये पॉजिटिव बात है। और बट लग गया है तो अब यहां नेगेटिव आएगा। न्यू सर्च यूजिंग अ मैसिव डेटा सेट फाउंड दैट द इंसेक्ट्स आर फार लेस कॉमन देन दे यूज्ड टू बी। अब बहुत कम हो गए जितना ये हुआ करते थे। इन नॉर्थ अमेरिका यू आर नियरली 50% लेस लाइकली टू सी अ बम्बल बी इन मेनी गिवन एरिया देन यू आर प्रायर टू 1974। यानी कि पूरी तरीके से बम्बल बी के गायब होने की बात बोली जा रही है। 26 नंबर और 27 नंबर दोनों जगह पर नेगेटिव शब्द आएंगे। हम लोग फटाफट ऑप्शन देखते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले उनका जो नंबर है वो क्या, एक्सटिंक्ट, ट्रबल, ड्रॉप्ड, ग्रोथ, डिफिकल्ट। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो उस क्वेश्चन में एक्चुअली बोला जा रहा है बट देयर नंबर्स, यहां पर आप देखिए पहला क्वेश्चन में आर इन डैश, इन लगा हुआ है तो इन के बाद लगाइए। जो बम्बल बीज हैं ये आर इन डैश, तो इन के बाद क्या होता है, आर इन ट्रबल, तो आपने बहुत बार सुना होगा आई एम इन ट्रबल, ही इज इन ट्रबल, तो आंसर क्या लगाओगे, लेकिन यहां पे आर इन ट्रबल हो जाएगा। क्या आर इन एक्सटिंक्ट होता है, एक्सटिंक्ट के पहले इन लगता है, नहीं, आर एक्सटिंक्ट बोलते हैं। आर इन ड्रॉप्ड होता है, नहीं, आर इन ग्रोथ होता है, नहीं, आर इन डिफिकल्ट नहीं होता, आर इन डिफिकल्टी होता है, इसलिए आंसर हो गया ट्रबल। अब अगर 27 नंबर का क्वेश्चन देखोगे तो क्या बोल रहा है, बट 27 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पे, बट देयर नंबर्स आर, तो उनका नंबर्स आर हो रहा है। आर के बाद क्या आएगा, नंबर्स इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तो ड्रॉपिंग लगाओ, बढ़ना तो होगा नहीं, इंक्रीजिंग होगा नहीं, रिमूविंग, ड्रिफ्ट, जनरेटिंग नहीं होगा, आर ड्रॉपिंग हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 28 नंबर बोलता है moreover several once common species have dashed from many areas they once found, एक बार जब पाए जाते थे अब वो डैश हो चुके हैं, becoming locally extinct in those places, उन जगहों पर ये locally extinct हो चुके हैं। तो have के बाद क्या आएगा, once common species have dash, तो have dash, तो इसमें have के बाद
हैव डिसअपियर्ड लगाओ, V3 का यूज होगा। मल्टीप्लाइड बढ़ गया तो हो नहीं, वैनिश में V3 है नहीं तो डिसअपियर्ड होगा। गायब हो गए हैं, मतलब अब बहुत सारे गायब हो गए, पहले जितने मिलते थे अब उतने हमें दिखाई नहीं देते हैं बम्बल बीज। तो बिकम एक्सटिंक्ट इन दोज एरियाज, तो वहां पर तो हो गया, पहला हमने उस नंबर पे लगा दिया। have disappeared from many areas, they once found becoming locally extinct in those places, for example the rusty patched, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा है the rusty patched bumblebee which used to flourish in Ontario is no longer found in all of Canada. In the US it's endangered, मतलब खतरे में है। In a paper published this week in the journal Science, researchers used a complex modeling process to dash। तो जब भी रिसर्चर्स मॉडलिंग प्रोसेस को यूज करते हैं, स्टैटिकल प्रोसेस को यूज करते हैं, तो क्या करने के लिए यूज करते हैं, कुछ प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहां पे क्या लगेगा, टू प्रिडिक्ट तो दिया हुआ नहीं है, 2 के बाद प्रोपोज्ड V3 तो आता नहीं है, V4 तो आता नहीं है, एक्सप्रेसेस V5 है, आएगा नहीं, 2 के बाद से V1 का यूज होता है, तो 2 सजेस्ट हो जाएगा कि वो 2 सजेस्ट करने के लिए वो यूज कर रहे हैं। To suggest that their dash is driven, last क्वेश्चन है, that their dash is driven in large part by climate change। तो उनका जो डैश है वो क्लाइमेट चेंज के द्वारा होता है, क्लाइमेट चेंज के द्वारा डैश। तो उनका क्या है, तो उनका जो डिक्लाइन है, डिक्लाइन जो हो रहा है, उनके संख्या में जो गिरावट हो रही है, वो गिरावट अभी अभूतपूर्व गिरावट हो रही है, ऐसी गिरावट पहले नहीं हुई। तो देयर डिक्लाइन इज ड्रिवन इन लार्ज पार्ट बाय क्लाइमेट चेंज। ऐसे भी देयर, माई, योर, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, ये सब कहलाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज किया जाता है, इसलिए यहां पर डिक्लाइन आएगा, नाउन आएगा। तो तुमने देखा कि हम लोगों ने इस पूरे क्वेश्चन पेपर को कर लिया और ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली मैं एक और लेटेस्ट क्वेश्चन इसी तरह इसी पीटी का लेकर आऊंगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो मेरी उम्मीद है कि आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को पहले सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो थैंक्स देखने के लिए। होप ये सेशन आपके लिए कुछ तो मीनिंगफुल रहा होगा, कुछ आपने नई बात सीखी होगी। फिर मिलते हैं, थैंक यू।